किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की बड़ी घोषणा। कृषि मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तर्ज पर महीने में एक बार किसान चौपाल का प्रसारण टीवी रेडियो पर किया जाएगा। हरियाणा में सरकार ने पशुपालकों को दी बड़ी सौगात। राज्य में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दूध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी की गई जारी। साथ ही प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम भी राज्य सरकार करेगी वहन। मिर्च की खेती किसानों के लिए बन सकती है फायदे का सौदा। मिर्च की खेती जून से अक्टूबर वक्त के दौरान की जाती है तैयार। देश में तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा होती है मिर्च की खेती। नारियल के छिलके से बनी जैविक खाद खेतों के लिए है बेहद फायदेमंद। ये खाद मिट्टी की गुणवत्ता में और पौधों को पोषण देने में निभाती है महत्वपूर्ण भूमिका। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व मौजूद, जो फसल के लिए किसी टॉनिक से नहीं है कम। छत्तीसगढ़ के किसानों और दिव्यांगजनों के उत्पादों को दिव्य कला मेले में किया जा रहा है प्रदर्शित। मेले का आयोजन 22 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। किसानों के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के तर्ज पर महीने में एक बार किसान चौपाल का प्रसारण टीवी और रेडियो पर किया जाएगा। एक चीज और कर रहा हूं मैं, महीने में एक बार, जैसे प्रधानमंत्री जी का मन की बात आती है, वैसे ही कृषि चौपाल टीवी पे, रेडियो पे आएगा, जब वैज्ञानिक आपको समझाएंगे कि कौन सी फसल लगाएं और कैसे लगाएं जिससे ज्यादा फायदा मिल सके। सीधे वैज्ञानिक आपको। नायब सिंह सैनी ने पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दूध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पशुपालकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत 35,000 दुग्ध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ 51 लाख रुपए तथा वर्ष 2023-24 में 39 करोड़ 37 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है। वहीं योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 10 रुपए का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना को और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान सब्सिडी राशि की सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक कर दिया है और अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी है। ये राशि दुग्ध संघों द्वारा प्रदान की जा रही दूध की कीमत के अतिरिक्त होगी। इसलिए इस वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य अपनी मुर्राह नस्ल की भैंस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। हम हरियाणा में दूध उत्पादन को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। हमारी प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1098 मिलीलीटर है, जो कि देश की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 459 मिलीलीटर से दोगुनी है। प्रदेश की इस उपलब्धि में दुग्ध उत्पादकों का बड़ा योगदान है। दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को भी राज्य सरकार छात्रवृत्ति देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 2100 रुपए से लेकर 5100 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। अब तक 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,24,000 रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। इस प्रकार सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना के तहत बेटी की शादी पर 1100 रुपए की राशि कन्यादान के रूप में दी जाती है। अब तक 2829 दुग्ध उत्पादकों की बेटियों की शादी पर 30 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। हरियाणा सरकार का फोकस राज्य के पशुपालकों और उनके परिवार का चहुमुखी विकास करना है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करें कि मिर्च की खेती की, खाने के स्वाद को दमदार बनाने और बिगाड़ने का भी दम रखती है मिर्च। मिर्च कम हो जाए तो जायका खराब हो जाता है और ज़्यादा हो जाए तो खाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग तो नज़र उतारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप मिर्च तैयार करने के पीछे किसानों की दिन रात की मेहनत होती है। बुआई के समय से लेकर तमाम परेशानियों तक हर एक बात को ध्यान में रखकर मिर्च उगाई जाती है। अन्य फसलों की तुलना में मिर्च की फसल लगाते वक्त इसमें लगने वाले कीट एवं रोग का खतरा ज़्यादा रहता है। वहीं कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अलग अलग पड़ाव से गुजरने के बाद मिर्च की फसल तैयार होकर आपके घरों तक पहुंचती है। मिर्च की खेती जून से अक्टूबर के दौरान की जाती है। वहीं रुपाई जून से जुलाई और सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। और छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेले का शुभारंभ किया। मेले का आयोजन 22 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल शुरू की है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिव्य कला मेला का शुभारंभ किया। मेले का आयोजन 22 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। देश भर के दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। रायपुर में ये 7 दिवसीय दिव्य कला मेला सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। इसमें दिव्यांग कलाकारों और जाने माने पेशेवरों द्वारा प्रस्तुतियां देने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों की एक श्रृंखला भी देखने को मिलेगी। इस कार्यक्रम में लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा व्यंजनों का भी आनंद ले सकते हैं। इस मेले का समापन दिव्य कला शक्ति नामक भव्य कार्यक्रम के साथ होगा, जिसमें देश के चुनिंदा दिव्यांग कलाकार अपनी कला, नृत्य और गायन का प्रदर्शन करेंगे। भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है, जो कि 1 सप्ताह तक चलेगा, 23 तारीख तक चलेगा। और इसमें विभाग के मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक जी स्वयं इस मेला का उद्घाटन किए हैं। और आज के इस अवसर में जो भी भारत सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए प्रयास हो रहा है, उसको अपने श्रीमुख से बताए भी हैं। जब से इस देश में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पहले इनको विकलांग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने उनको सम्मान दिया, दिव्यांगजन कहा और अनेकों रिफॉर्म उसमें लाए हैं। और आज माननीय मंत्री जी ने यहाँ दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग पार्क की घोषणा की है। 5 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ हमारे दिव्यांगजन के लिए शिक्षा की उच्च स्तरीय व्यवस्था भी होगी, उसकी भी उन्होंने घोषणा की है। उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों को यहाँ पर लोन और
मतलब मशीन से चलने वाला ट्राईसाइकिल वगैरह सब दिए हैं। कृषि संयंत्र के लिए लोन दिए हैं और भी कई बिजनेस के लिए लोन दिए हैं। ये सब काम यहाँ पर हुआ है और ये मेला मतलब दिव्यांगजनों के लिए विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हो। गौरतलब है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति, जॉब फेयर, लोन मेला, एडीपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए इस तरह के मेले का आयोजन किया जाता है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजन के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। दिव्य कला मेला रायपुर, छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला का 17वां मेला है। लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन मेले में करेंगे। इनमें मुख्य रूप से गृह सज्जा और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड फूड और ऑर्गेनिक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण, आभूषण, क्लच, बैग आदि उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नारियल काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन नारियल के छिलके से बना जैविक खाद भी खेतों में काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। जैविक खाद बनाने का ये अद्भुत एवं प्राकृतिक विकल्प है। नारियल के छिलके से बने खाद एक प्राकृतिक उपचार हैं जो खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार, पौधों को पोषण देने और उनके विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नारियल के छिलके में कई पोषक तत्व और कई प्रकार की लाभकारी धातुएं होती हैं जो मिट्टी को स्थिर रखती हैं। नारियल कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, फिर कच्चा नारियल हो या पक्का, सूखा नारियल दोनों ही इस्तेमाल में आते हैं। तो अगर आप चाहें तो सूखे नारियल के छिलके निकालकर उससे जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। बाजार में कई तरह के केमिकल वाले खाद मिलते हैं, लेकिन नारियल के छिलके से बनी ये खाद शुद्ध देसी खाद होगी जिससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कॉपर, जिंक और पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है जिससे पौधों को पोषण मिलता है। इसके अलावा ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में भी मदद करता है जिससे मिट्टी हल्की रहेगी। देश भर में बारिश का दौर जारी है। कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी भाग में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान जताया है। बांग्लादेश के दक्षिण में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने और उसके उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अनुमान है। इससे कल तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों तथा इससे सटे इलाकों में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इससे पश्चिम बंगाल के गांगेय और हिमालय से सटे क्षेत्रों ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2-3 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। इस सप्ताह दिल्ली में भी बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। इन दिनों मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो शनिवार को सूरत मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट और सीतापुर मंडी में नरमी रही, जबकि अलीगढ़ मंडी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव था 2400 रुपए। 17 अगस्त को इसका भाव 200 रुपए चढ़कर 2600 रुपए पर पहुंच गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में 16 अगस्त को टमाटर का भाव रहा 3000 रुपए, जो कि 17 अगस्त को 125 रुपए गिरकर 2875 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2800 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की सीतापुर मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का भाव 10 रुपए टूटकर 3060 रुपए से 3050 रुपए हो गया। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में 17 अगस्त को टमाटर का कारोबार 2909 रुपए पर हुआ। साथ ही राजस्थान की बस्सी मंडी में टमाटर 3400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका।
बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 16 अगस्त को धनिये का भाव रहा 5,850 रुपए। 17 अगस्त को इसके भाव में 210 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद धनिये का भाव 6,060 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 16 अगस्त को धनिये का भाव था 6,320 रुपए। 17 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया, जिसके बाद भाव 6,345 रुपए हो गया। गुजरात की ही मंडी में इस दौरान धनिये के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 अगस्त को धनिया बिना किसी बदलाव के 6,150 रुपए पर बिका। वहीं पोरबंदर मंडी में धनिये की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 16 अगस्त को धनिये का भाव 5,765 रुपए था, जो कि 17 अगस्त को 125 रुपए टूटकर 5,640 रुपए हो गया। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात करीब 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती के। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर की पक्की फसलों की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान आलू के खेतों में पानी जमा ना होने दें। हिमाचल प्रदेश में ही राजमा की फलियों में पत्ती मोड़क दिखाई देने पर जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। यहाँ जौ की फसल में फंगल रोग दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़क लें। हिमाचल प्रदेश में किसान फूलगोभी को काला सड़न रोग से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ पत्ता गोभी में तितलियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का स्प्रे कर लें। हिमाचल में किसान खुबानी की पक्की पौध की कटाई कर लें। हिमाचल प्रदेश ही में मक्के की खेती कर रहे किसान इनके खेतों में पानी जमा ना होने दें। साथ ही यहाँ मक्के को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगाएं। हिमाचल के किसान सभी दलहन फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही दलहन के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा के किसान कपास के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। हरियाणा के किसान धान की नर्सरी और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ के गन्ना किसान गन्ने की फसल को शेड नेट से ढक दें ताकि गन्ने को भारी बारिश से बचाया जा सके। यहाँ के किसान सब्जियों की सिंचाई फिलहाल कम कर दें या जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेद की है। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में। भाजपा अगले 2 महीनों में देशव्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी। सदस्यता के लिए प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जो 60,000 भर्तियां होने जा रही हैं, इसमें से 20% महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर, गाजीपुर और वाराणसी का दौरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अम्बेडकर नगर में जनपद स्तरीय वृद्ध रोजगार एवं ऋण मेला में 2,500 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। आईएमए ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में ये भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता के शोक संतप्त परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित भूमि घोटाले के मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुरी तरह से फंस गए हैं। इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल ने मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। मुद्दा मामले में अवैध आवंटन से राज्य के खजाने को 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार राज्यपाल पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 अगस्त को मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंकी पॉक्स की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि बीमारी के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक सावधानी के तौर पर कुछ उपाय किए जाएंगे। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नरेला में रन फॉर द नेशन मैराथन में शामिल हुए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।